एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम किताब का पहला पाठ करेंगे। व्यक्ति और माध्यम केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी हिंदी डायरेक्ट भर्ती में लगी हुई पुस्तक है। इसका पहला पाठ 11वीं क्लास में चलता है और इधर पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में हो सकता है यहाँ से भी कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाए। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। प्रभाष जोशी जी की ये कथन है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। जनसंचार माध्यम पहला पाठ है, 11वीं क्लास का पाठ है और अपने पाठ्यक्रम में ये पाठ है। इस पाठ में हम संचार की परिभाषा और महत्व को पढ़ेंगे। संचार क्या है ये पढ़ेंगे। हम जानेंगे संचार के तत्वों के बारे में। संचार का तत्व स्रोत है, एनकोडिंग है, संदेश है, माध्यम है, प्राप्त करता है। इसके अलावा फीडबैक और शोर ये भी संचार के तत्वों में गिने जाते हैं। संचार के प्रकार सांकेतिक है, मौखिक है, अमौखिक है, अंतःव्यक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक है, समूह संचार और जनसंचार। सांकेतिक संचार संकेत के माध्यम से हो रहा है, मौखिक बोलकर संचार हो रहा है, ये बिना बोले हो रहा है। अंतःव्यक्तिक इस संचार के अंतर्गत पूजा पाठ आ जाती है, इबादत आ जाती है, ध्यान मेडिटेशन आ जाते हैं। अंतर्व्यक्तिक जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं तो अंतर्व्यक्तिक संचार। एक साथ समूह के साथ जब बातचीत हो गई तो समूह संचार। और जनसंचार मुख्य विषय तो यही है। बहुत बड़े जन समुदाय के साथ जब हम किसी यंत्र या तकनीक के माध्यम से संचार स्थापित करते हैं तो वो जनसंचार कहलाता है। संचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और चर। अपने सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। इस पाठ में जनसंचार की विशेषताएं देखने के साथ ही संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य भी देखेंगे। मुख्य रूप से 6 कार्य है। जनसंचार के अगर साधनों की हम बात करें तो अपनी पत्र पत्रिकाएं हो गई, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। ये चीजें क्या कार्य करती है? वही जनसंचार के कार्य है। ये चीजें क्या करती है? सूचनाएं देती है, शिक्षित भी करती है, मनोरंजन तो करती ही है, एजेंडा भी तय करती है, निगरानी रखती है, विचार विमर्श का मंच भी हमें प्रदान करती है। अब अगर हम इस पाठ पर आए तो केवल मुख्य मुख्य चीजें ही मैं लेकर चलता रहूंगा। यहाँ संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। सीधा हम आ जाएंगे संचार की परिभाषा पर। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के कई प्रकार हैं, मौखिक, अमौखिक, अंतःव्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार। अगर परीक्षा में ये पूछना आ गया संचार कितने प्रकार के होते हैं तो इसी पुस्तक के अनुसार संचारों को इन्होंने 4 प्रकार बताया है। बहुत जरूरी प्रश्न होंगे, केवल वही प्रश्न हम करते जाएंगे तो पूरा पाठ हम ले लेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी विशेष प्रश्न बनता नहीं है। और क्योंकि 2 बार पढ़ाई जा चुकी है पहले ही ये किताब। सीधा प्रसारण की परिभाषा है कि किसी भी घटना का सीधा प्रसारण ही लाइव कहलाता है। संचार क्या है? चर धातु से संचार शब्द की उत्पत्ति होती है, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऐसे ही भावना और विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनके विचार भावनाएं समझते हैं, संसार कहलाता है। यहाँ विल्बर श्रैम का नाम आता है, विल्बर श्रैम। इनकी एक परिभाषा बड़ी मशहूर परिभाषा है। परिभाषा क्या है? संचार अनुभवों की साझेदारी है। विल्बर श्रैम ने कहा कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये परिभाषा अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। संचार कौन सी प्रक्रिया है? तो संचार अंतरक्रियात्मक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। संचार अंतरक्रियात्मक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण, इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संचार के तत्वों पर। यहाँ बातचीत करने की बजाय हम सीधा पहुंच जाते हैं इस तो संचार के तत्व हैं ये: स्रोत, संचारक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। स्रोत वो है जो संदेश दे रहा है। मैं भी स्रोत हूँ, संचारक हूँ। जो भी कुछ संदेश दिया जा रहा है
वो संदेश हो गया, मैसेज हो गया, जिस माध्यम से दिया जा रहा है और आप प्राप्तकर्ता हो गए। जब आप बोलेंगे, जब विद्यार्थी बोलेंगे या सुनने वाला बोलेगा, तो फिर वो स्रोत या संचारक हो जाएगा, वही संदेश उनका हो जाएगा, माध्यम, और फिर प्राप्तकर्ता। इस दोनों के बीच में कभी-कभी दिक्कतें आती हैं, उसे शोर कहा जाता है। हो सकता है समझने में दिक्कत आ जाए, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ जाए, और भी कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं, वो शोर में। और फीडबैक जो मिल रहा होता है, जो भी, ये सब क्या है हमने अभी देखा, ये संचार के तत्व हैं। ये है संचार के तत्व, संचार के तत्व। अभी क्या है कि मेरे पास वो पैड नहीं है, तो लैपटॉप पर उंगली चला-चला कर ही लिख रहा हूँ, तो लिखाई थोड़ी-सी ऐसे ही आएगी। बहुत जल्द वो पैड शायद भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा मौखिक संचार होता है, अमौखिक संचार होता है, हाथ जोड़कर प्रणाम आदि, ये हो गए। इस तरह के मौखिक अमौखिक संचार हो गए, ये परीक्षा में कम ही पूछा गया है। जो संचार पूछा जाता है, वो यहाँ से पूछा जाता है। व्यक्तिगत संचार, इसे इंट्रा पर्सनल संचार भी कहते हैं। पूजा, इबादत, प्रार्थना, ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अंतर व्यक्तिगत संचार, ये इंटरपर्सनल संचार हो गया। इसमें आमने सामने दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, व्यक्तिगत संचार हो गया। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर कोई पूछे कि संसार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो चार बताएंगे हम। चार कहीं लिख नहीं रखा पुस्तक में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दे रखा है तीसरा प्रकार, तो इसका मतलब ये वो चार प्रकार है। कौन कौन से? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार। समूह संचार, जब एक साथ हम किसी कक्षा को हम संबोधित कर रहे होते हैं, तो ये भी समूह संचार के अंतर्गत आ गया। और संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है, अगर ये प्रश्न बनता है, तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, किसी यंत्र या तकनीक, दो चीजों का ध्यान रखना होता है इसकी परिभाषा में। किसी यंत्र या तकनीक के माध्यम से हम एक साथ एक बड़े समूह के साथ संवाद स्थापित करते हैं, तो वो जनसंचार कहलाता है। दो चीजें हो गई, यंत्र या तकनीकों के बड़े समूह के साथ हम संचार स्थापित किया, तो ये कहलाया जनसंचार। अब जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार की विशेषताएं आएंगी, ये चीजें भी बार बार आती रहेंगी। द्वारपाल किन्हें कहा जाता है, तो द्वारपाल हो गए अपने संपादक, सह संपादक, ये सभी द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। संचार के कार्य, संचार के कार्य क्या है? हम जो बोलकर बातचीत करके करते हैं, वही संचार। रटना कुछ भी नहीं है, सब सीखना है। अपने विचार हम प्रकट करते, किसी से कॉपी मांगते हैं, किसी को निर्देशित कर दें, तो संचार हो गया। अपने दोस्त से किताब मांगना भी संचार हो गया, और किसी को गलत व्यवहार सही व्यवहार के लिए निर्देशित करना अध्यापक द्वारा बच्चों को, ये भी संचार हो गया। सूचना देते हैं, अपनी बात कहते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक संपर्क, ये सब संचार है। तो जन संचार क्या होगा? जन संचार किसी यंत्र या तकनीक के माध्यम से वो काम हम करेंगे, पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़े समुदाय के साथ हम संवाद स्थापित करेंगे, वो कहलाएगा जन संचार। ये है संचार। उसके बाद हम आते हैं जनसंचार के कार्यों पर। तो जनसंचार के कार्य अभी हमने पढ़े थे, 6 कार्य थे। अब जनसंचार के कार्य पढ़ने से पहले सीखना होता है, तो हम ये देखेंगे कि जनसंचार क्या-क्या है? वही रेडियो, टेलीविज़न, पत्र, पत्रिकाएँ, ये सभी के सभी हैं जनसंचार साधन। तो फिर ये जो काम करते हैं, वही काम यहाँ पे आ जाएँगे। क्या ये सूचना नहीं देते? हाँ, सूचना देते हैं, इनसे हमें सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। शिक्षित भी करते हैं, शिक्षा के भी साधन हैं ये। और मनोरंजन तो करते ही करते हैं। सिनेमा, टीवी, रेडियो, टेप, ये सब कुछ मनोरंजन भी करते हैं। शिक्षित, जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई, तो उसका उद्देश्य मनोरंजन था ही नहीं। टेलीविज़न की शुरुआत हुई तो उसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। यूनेस्को की एक स्कीम के तहत उसे लॉन्च किया गया था। बाद में वो मनोरंजन का साधन बन गया। एजेंडा तय करते हैं, जिस घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे होते हैं बहुत सारे समाचार पत्र और चैनल, तो इस तरह से ये एजेंडा तय करते हैं, निगरानी करते हैं। ये क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो गया, मीडिया, ये निगरानी कर रहे होते हैं, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। विचार विमर्श का मंच, तो हमने बहुत बार टीवी पर डिबेट्स देखी होंगी, अखबारों में भी वाद विवाद छप रहा होता है, पक्ष विपक्ष की बातें छप रही होती है। अगर हम देखें, तो क्या ये अभी शुरू हुआ है या बहुत सालों पहले से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके शासनकाल में भी संदेश, शिलालेखों और आदि चीजों पर लिखे जाते थे। तो संचार या जनसंचार बहुत पुराने जमाने से प्रचलित है। ये इस
में कहा गया है इस पृष्ठ में। साथ ही भीमबेटका की गुफाओं का जिक्र आया है, वहाँ के चित्रों का जिक्र आया है, और कुछ नाट्य रूपों का जिक्र आया है, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगागौरी, यक्षगान, इन सभी का जिक्र भी आता है। ये समझाने के लिए कि संचार बहुत पुराना जमाने से चला आ रहा है। फिर सीधा आ जाते हैं हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं और प्रिंट मीडिया ही है। ये अतीत के कुछ दिनमान हो गए, ये कुछ पत्रिकाएं हैं। संचार जनसंचार में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। आउटलुक हो गया, कादम्बिनी हो गया। और फिर यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हमारे देश का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत में 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट नाम का एक अखबार निकाला। बंगाल गजट सप्ताह में एक बार आता था, अंग्रेजी में आता था, ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। संपादक कौन हो गए, जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो गए। और ये भारत का पहला अखबार 400 साल पहले आया। ये किसी भी भाषा का है, अंग्रेजी का है। जब हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में उदंत मार्तंड पहला अखबार है, ये भी सप्ताह में एक बार आया। 1826 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे, और ये भी कलकत्ता से ही निकलता था। तो दोनों ही अखबार सप्ताह में एक बार निकलते थे। ये अपनी सरस्वती पत्रिका है, हिंदी को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरस्वती पत्रिका ने, ये हिंदुस्तान अखबार है। और ये मतवाला है, मतवाला के नाम से ही दिमाग में निराला आ गए होंगे। अगर बात करें सबसे बड़ा पत्रकार कौन है उस समय का, तो समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार महात्मा गांधी को कहा गया है। और ये अपने बंगाल गजट की भाषा ही देख लो, अगर भाषा याद ना रहे कि याद कैसे रखेंगे भी बंगाल गजट की भाषा, तो 21 बंगाल गजट कलकत्ता से निकलता था। पहला अखबार यही है, अंग्रेजी भाषा दिख रही है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबार वगैरह केसरी, सरस्वती, हिंदुस्तान, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, तो अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं ये उस समय की। और आधुनिक अखबारों की बात करें तो जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। फिर हम आते हैं रेडियो पर। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रभावित किया दुनिया को, वो है रेडियो। 1895 में रेडियो का आविष्कार इटली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर जी मार्कोनी द्वारा किया गया। 1885 में इसका आविष्कार होता है। और 1921 की अगर बात करें तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1921 में पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित होता है। महत्वपूर्ण तारीख आ जाती है, महत्वपूर्ण साल आ जाता है 1936 का। इसमें विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है। 1936 में विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है। और आजादी के समय तक कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। जो 9 रेडियो स्टेशन खुले, उनमें से 3 अभी भारत में नहीं है, ढाका, लाहौर और पेशावर। बाकी भारत में अभी उन 9 में से है लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और तिरुचिरापल्ली। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तो हमें याद रह ही जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और 96% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। 96% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई। एफएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई, और पुरानी वाली तिथि हम भूलेंगे नहीं कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1997 एक महत्वपूर्ण तिथि है, और वैसे ही 1995। तो 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला किया था। उस न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। उसी फैसले को अमल करते हुए 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। फिर 1995 का उच्चतम न्यायालय के फैसले से 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों केंद्र सरकार के नियंत्रण से निकलकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त शासी संस्थान में को सौंप दिए गए थे।
फिर आते हैं टेलीविजन पर। टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन चुका है। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया 1927 में। और 1936 दो बार आता है, एक बार आया तो वो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई, और दूसरी बार बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा की शुरुआत 1936 में की। तो दो तारीख ही, ये 1936 के दो काम हमें याद रह जाएंगे। वैसे अगर हम देखें तो हमारे प्रेमचंद की मृत्यु भी 1936 में होती है। बीबीसी ने भी अपना टेलीविजन सेवा शुरू की तो 1936 में की, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भी 1936 में ही हुई। 15 सितंबर 1959 ये वो तिथि है जब भारत में एक शैक्षिक शैक्षिक परियोजना के तहत, यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। दिल्ली के आसपास के गांव में दो टीवी सेट लगाए थे शुरुआत में 15 सितंबर 1964 को, और 200 लोग देख पाए थे यह कार्यक्रम। हफ्ते में दो बार एक एक घंटे के लिए ही यह कार्यक्रम दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस हुआ, और उससे भारत में विधिवत टीवी सेवा का प्रारंभ हुआ। तो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि विधिवत टीवी सेवा की शुरुआत, तो विधिवत टीवी सेवा हुआ 15 अगस्त 1965 से होता है। उसके बाद तो प्रतिदिन एक घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाता था। उससे पहले सप्ताह में दो बार एक एक घंटे आता था, लेकिन 1965 से प्रतिदिन एक एक घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 आते आते 10 साल हो गए थे, 65 से 75। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में भी टीवी सेंटर खुल गए थे। तो पहला टीवी सेंटर खुला दिल्ली में, 200 लोगों ने देखा, वो टीवी सेट थे। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा रही, तो 1976 तक ये आकाशवाणी का हिस्सा रही। 1 अप्रैल 1976 को अलग कर दिया गया और दूरदर्शन नाम दिया गया। दूरदर्शन नाम कब दिया गया? 1 अप्रैल 1976 को इसे दूरदर्शन नाम मिला, और 1984 को इसकी रजत जयंती मनाई गई। 1984 को भारत का पहला टीवी सीरियल भी आया था हम लोग। 1984 को रजत जयंती कैसे मनाई गई? 1959 से 1984 तक 25 साल हो जाते हैं। 15 सितंबर 1964 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत होती है, और 1984 को इसे हो जाते हैं 25 साल। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था, देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। तो 1980 में प्रोफेसर पी सी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता के लिए एक समिति गठन की गई। तो प्रोफेसर पी सी जोशी महत्वपूर्ण हो जाते हैं की अध्यक्षता में। पी सी जोशी रिपोर्ट में लिखा गया था कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हो और नए नए बन रहे हो, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाती है, जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। और इस समिति ने ये उद्देश्य होने चाहिए ऐसे बताया था दूरदर्शन के। सामाजिक परिवर्तन लाए वो, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, पर्यावरण कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विभाग विकास, पर्यावरण विकास, संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। दूरदर्शन ने देश की उल्लेखनीय सेवा की। दूरदर्शन ने बाद सिनेमा की अगर बात आती है, तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। उन्होंने मिनी टेलीस्कोप का आविष्कार 1883 में किया। इसके ठीक 11 साल बाद मिनी टेलीस्कोप का आविष्कार उन्होंने 1883 में किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसके ठीक 11 साल बाद 1894 में द अराइवल ऑफ ट्रेन फ्रांस में फिल्म बनी 1894 में। यही संसार की पहली फिल्म मानी जाती है। और इसके बाद भारत की अगर पहली फिल्म की बात करें, तो भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई, 1913 में बनाई, और राजा हरिश्चंद्र उस फिल्म का नाम था। इसके ठीक 18 साल बाद 1931 में आलम आरा फिल्म बनी, जिसमें आवाज भी थी। तो 1913 में पहली फिल्म बनी। अगर पहले बहुत फिल्म की बात हो तो 1931 में आलम आरा बनी, और उसके बाद तो भारतीय सिनेमा ने मुड़कर नहीं देखा। इसमें किताब में लिखे जाने तक 800 फिल्में बना करती थी, और आज की स्थिति यह है कि 2 ढाई 3 हजार से ज्यादा फिल्में बनती होंगी। अगर हम यूट्यूब और बाकी फिल्मों की सबकी बात करें, किताब के अनुसार 800 फिल्में साल भर में बनती थी, जो संसार भर में सबसे बड़ा था उस समय भी आंकड़ा। अभी तो और भी बड़ा हो गया ये आंकड़ा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट अंतरक्रियात्मक माध्यम है, और इस तरह से
हमारा पहले अगर देखें प्रोफेसर श्याम चरण दुबे, इस तरह के प्रश्न भी अगर परीक्षा में आते हैं तो इनकी पुस्तक है संचार और विकास। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे की पुस्तक है संचार और विकास। स्टिंग ऑपरेशन आगे आएंगे इस तरह के प्रश्न भी, लेकिन अगर स्टिंग ऑपरेशन की बात करें यहाँ, पहल का कांड, ऑपरेशन दुर्योधन और चक्रव्यूह स्टिंग ऑपरेशन थे। और ये पाठ अपना हो जाता है